हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया, सारी चीज़ें बताई, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने आपको करा दिए थे। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम थी बताइएगा, कोई दिक्कत थी किसी भी स्टूडेंट को? नहीं दिक्कत थी। आज हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। उस फैक्टर थ्योरम पढ़ने के बाद उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मेरा आपसे वादा है कि जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा जितना मैं पढ़ाता हूँ उससे ज़्यादा आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ, जो बताऊँ कंसेप्ट, उसको आप एकदम क्लियर रखिए, ठीक है। माइक इज़ कनेक्टेड। ठीक, सारी चीज़ें ठीक है। तो आज हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, फैक्टर थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालिएगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं रही होगी। आप क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक, या आप जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ वही आप क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। वही बार बार करिए, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ लिया था, ठीक। अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक, और उसको हम x माइनस a से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आता था वो pa होता था, वो रिमाइंडर होता था pa। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, स्टेटमेंट लिखिए, लेट px be any polynomial। हमने आपको बताया था कि px कैसा पॉलिनोमियल होगा, या तो उसकी डिग्री 1 होगी या तो ग्रेटर दैन 1 होगी। एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1, ठीक। यानी जो px है उसकी कहानी बताई गई है कि px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1 है, एंड a b एनी रियल नंबर, a कोई आपका रियल नंबर है, a कोई आपका रियल नंबर है, देन इफ pa इज इक्वल टू 0, तब यदि pa 0 हो जाता है, pa कल हमने आपको बताया था a क्या होता है, ठीक है। तो pa अगर 0 होता है, देन इफ pa इज इक्वल टू 0, then x minus a will be the factor of px। स्टेटमेंट समझ में आ गया है कि अगर हम px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे और pa इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो क्या होगा, x माइनस a फैक्टर होगा px का, ठीक। और पिछला रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था, अगर x माइनस a से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल px को, तो जो रिमाइंडर आता है वो pa होता है, ठीक है। यानी जो रिमाइंडर आया है वो 0 आया है, तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर अगर 0 है तो फैक्टर होगा x माइनस a किसका, px का, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? चलिए प्रूफ लिखिए। प्रूफ हमने बताया था डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, तो डिविडेंड यहाँ पे क्या होता है, px डिविडेंड है,
डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिवाइज़र क्या है, x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइज़र है। कोशेंट चाहे q लिख लीजिए या qx लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, qx लिख लीजिए। और रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर आता था वो रिमाइंडर क्या आता था, PA आता था। PA जो आता था बाई रिमाइंडर थ्योरम, R इज इक्वल्स टू PA। रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर आता था वो PA होता था। अब इसमें फैक्टर थ्योरम में क्या कह रहा है कि यदि PA 0 हो जाए तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, PX का। आपको दिख भी गया होगा कि PX इज इक्वल्स टू x माइनस ए हमने ऐसे लिख दिया और QX ऐसे लिख दिया। PA हो गया 0 तो इसकी कहानी हो गई ख़त्म। यानी जो PX है इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू QX लिखा गया है ना। तो PX क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। यानी PX को हम दिस इंटू दिस लिख सकते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ, दैट इम्प्लाइज x माइनस इज फैक्टर ऑफ PX, क्योंकि PX को हम लोग दिस इंटू दिस लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज x माइनस ए is a factor of PX, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ PX। सब कुछ क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ PX होगा। ये आपका फैक्टर थ्योरम है, ठीक। इसका कन्वर्स भी है। अभी क्या कह रहा है कि PA की वैल्यू 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा PX का। अगर कहा जाए x माइनस ए फैक्टर है PX का तो PA 0 होगा, ठीक है। x माइनस ए अगर फैक्टर ऑफ PX है तो PA क्या होगा, 0 होगा। इसका कन्वर्स है, ठीक है। इसका कन्वर्स यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक, यहाँ तक आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बेचैन पहली बार हम आज ये जाना मोहब्बत में कोई सारी चीज़ें समझ में आ रही है, क्लियर है, सारी चीज़ क्लियर है। ओके, अब हम कन्वर्स पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम कि इफ x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ, अगर x माइनस ए फैक्टर हो जाए पहले, इफ़ x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ px का फैक्टर हो जाए, देन तब क्या मामला सामने आएगा, देन PA will be equal to 0। यानी पहले फैक्टर थ्योरम था कि PA अगर 0 हो जाए तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा PX का, और उल्टा उसका कन्वर्स है ये कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो PA की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसको भी आप देख लीजिए, प्रूफ कर दे रहे हैं आपको। देखिए कह रहा है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ PX, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ PX, फैक्टर है यानी पूरा पूरा कट जाएगा। इसका देखिए, इसका प्रूफ बहुत आसान है। x माइनस ए जो है
फैक्टर है, x माइनस ए क्या है, फैक्टर ऑफ पी एक्स है, यानी हम लोग पी एक्स को x माइनस ए इंटू समथिंग लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू समथिंग, समथिंग मीन्स हम लोग क्यू एक्स लिख लेते हैं, चलिए क्यू एक्स, तो हमें मिलता है पी एक्स मिलता है, यानी हमने x माइनस ए को कुछ से मल्टीप्लाई किया किसी पॉलिनोमियल से, तो हमें पी एक्स मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए जो है पी एक्स को पूरा डिवाइड कर दे रहा है, और रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर जो बच रहा है आपका, रिमाइंडर जो बच रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो है, रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो है। रिमाइंडर क्या है आपका ज़ीरो, क्योंकि भाई x माइनस ए फैक्टर है ना पी एक्स का, तो सीधे सीधे ये इसको काट देगा, तो जब ये इसको काट देगा तो कोई भी रिमाइंडर बचने वाला वहाँ पर नहीं है, कोई भी रिमाइंडर नीचे नहीं बचेगा। अरे भाई x माइनस ए से जब इसको आप डिवाइड करेंगे पी एक्स को, तो x माइनस ए पी एक्स को पूरा डिवाइड कर देगा, और नीचे जो रिमाइंडर बचेगा वो ज़ीरो होगा। वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, डिवाइड कर दे रहा है। अब कहा जाए कि 8 है, 8 को आप 2 से डिवाइड करिए तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। ठीक, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम R इज इक्वल टू पी ए होता है, पी ए होता है, और R यहाँ पर क्या है, R यहाँ पर है 0, दैट इम्प्लाइज कि पी ए की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 0 होगी, पी ए की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 0 होगी। ये बात समझ में आ रही है? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत कोई परेशानी है बताइएगा, बताइए कोई दिक्कत? यहाँ तक सब कुछ आपको नज़र आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये बात समझ में आ गई, इसका कन्वर्स समझ में आ गया है, प्रूफ हमने आपको करा भी दिया है, ठीक है? अब कुछ कंडीशंस के बारे में भी बात कर ले रहे हैं हम लोग, कुछ कंडीशंस के बारे में भी बात कर ले रहे हैं। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। चलिए हमने देखा था पहली कंडीशंस जो फैक्टर थ्योरम में ही थी कि अगर x माइनस ए इज़ ए फैक्टर, x माइनस ए अगर फैक्टर था, दैट इम्प्लाइज था कि पी ए क्या था, 0 था, पी ए क्या था, 0 था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि हम लोग x माइनस ए को 0 रखते थे, और जो x की वैल्यू आती थी a, x की वैल्यू a आती थी, तो यही a उठा के हम यहाँ पर चिपका देते थे, यही 0 हो जाता था, ठीक है? x माइनस ए फैक्टर था तो x माइनस ए को 0 लिखते थे, x इज इक्वल टू a आता था, वही a क्या होता था, 0 होता था। अब दूसरा देखिएगा, अगर x प्लस ए इज ए फैक्टर है, x प्लस ए इज ए फैक्टर, अगर x प्लस ए इज ए फैक्टर है तो क्या 0 होगा? x प्लस ए फैक्टर है तो हम x प्लस ए, देखिए आप समझिएगा, हमने पहले क्या बताया था, रिमाइंडर थ्योरम में था कि x माइनस ए से अगर डिवाइड करेंगे, x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए रिमाइंडर आएगा, पी ए रिमाइंडर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर x माइनस ए फैक्टर है, तो फैक्टर जब है तो पी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पी ए मीन्स रिमाइंडर यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। वहाँ पर था x प्लस ए, अगर x प्लस ए से डिवाइड किया जाता किसी पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर क्या आता था, p माइनस ए रिमाइंडर आता था, वही रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि x प्लस ए फैक्टर है, डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं बल्कि फैक्टर भी है,
ठीक है, ये बात समझिएगा आप लोग। आगे समझ में, x प्लस ए को हम लोग सीधे 0 रखते हैं। जैसे वहाँ पर 0 रखते थे तो जो आता था वही उसका पी ए, पी माइनस ए, पी बी बाई ए, वो क्या होता था, उसका रिमाइंडर होता था। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस ए, ठीक, माइनस ए। दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, p माइनस ए इज इक्व टू 0 होगा, p माइनस ए इज इक्व टू 0 होगा। थर्ड, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी अगर फैक्टर हो जाए, इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ क्या, इज ए फैक्टर। तो आपका क्या निकल के आएगा मामला, तो आपका मामला क्या निकल के आएगा, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी बाई ए, ठीक, माइनस बी बाई ए। दैट इम्प्लाइज कि p माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। फोर्थ, अब कहा जाए कि ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस बी इज ए फैक्टर, एक्स माइनस बी इज ए फैक्टर। तो क्या मामला निकल के आएगा, सीधे हम इसको 0 करेंगे, ए एक्स माइनस बी इक्वस टू 0। तो इससे क्या आएगा आपका, इम्प्लाइज x इज इक्वस टू बी बाई ए। दैट इम्प्लाइज p b बाई ए, p b बाई ए इज इक्वस टू 0। तो ये बात समझ में आ रही है, कंडीशंस बदल रही हैं, आपका आंसर बदल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको समझ में आना चाहिए। यही चीज़ें हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताई थी, बस वहाँ पे पी ए क्या हो जाता था, रिमाइंडर, पी माइनस ए रिमाइंडर, पी माइनस बी बाई ए रिमाइंडर, पी बी बाई ए रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सब फैक्टर हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, एग्जैक्टली पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए रिमाइंडर सारे के सारे 0 आ रहे हैं। और वो रिमाइंडर पी ए कभी हो रहा है, कभी पी माइनस ए, कभी पी माइनस बी बाई ए, कभी पी बी बाई ए। सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है सारी चीज़ें। चलिए एक और चीज़ लिखिए यहाँ पर, फिफ्थ, एक्स माइनस ए एंड x माइनस बी बोथ आर फैक्टर्स, दोनों अगर फैक्टर्स हैं, बोथ आर फैक्टर्स, दोनों अगर फैक्टर्स हैं, तो क्या मामला सामने आएगा, तो आप कहेंगे कि x माइनस ए भी 0 होना चाहिए एंड x माइनस बी भी 0 होना चाहिए। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू ए भी होगा, x इज इक्वल टू बी भी होगा, ठीक, x इज इक्वल टू ए भी होगा, x इज इक्वल टू बी भी होगा, ठीक। इसका मतलब p a भी 0 होगा एंड याद रखिएगा, एंड p भी क्या होगा, 0 होगा। दोनों साइमल्टेनियसली क्या होंगे, 0 होंगे। अगर x माइनस ए और x माइनस बी दोनों ही फैक्टर हैं तो p a भी 0 होगा, p b भी 0 होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब अगर आप कह दें तो ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इसका फैक्टर है, और आप समझ लें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस ए बी, ठीक। इसको और आप कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कामन, तो ए प्लस बी प्लस ए बी, यानी अगर ये फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी, तो आप अगर ये फैक्टर है तो ये दोनों ही 0 होंगे, पी ए भी 0 होगा, पी बी भी 0 होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? सब कुछ क्लियर है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, सारी बातें क्लियर हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। दिल की धड़कन में रहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ,
तुम दिल की धड़कन में रहते हो। चलिए समझते चलिएगा हर एक चीज़। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा हमको, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमें बता सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। विदाउट क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट, क्या है, शो दैट x - 3 is a factor of polynomial px equals to x cube minus 3x square plus 4x minus 12, ठीक। आपको शो करना है कि x - 3 जो आपका x - 3 है वो फैक्टर है पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ठीक। इसका फैक्टर है ये। तो फैक्टर थ्योरम से हमने आपको क्या बताया, फैक्टर थ्योरम था फैक्टर थ्योरम में अगर x - a किसी पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर होगा तो pa क्या होगा, 0 होगा। pa क्या होगा, 0 होगा। हम लोग सीधे करते क्या थे बताइएगा। हम लोग करते थे कि x - a होता था, इसको हम लोग 0 कर लेते थे। x इक्वल्स टू a आता था तो वही pa क्या होता था, 0 होता था फैक्टर थ्योरम में। यदि x - a फैक्टर होता था तो यहाँ पे x - a ना होकर के फैक्टर x - 3 फैक्टर है, तो आप इसको कर दीजिए 0, ठीक। इसको आप कर दीजिए 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3, तो वही आपका p3 क्या हो जाएगा, 0। p3 क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर ये फैक्टर है, वास्तव में अगर ये फैक्टर है तो 3 रखने पे आंसर क्या आना चाहिए, px की वैल्यू 0 आनी चाहिए। px की वैल्यू क्या आनी चाहिए, px की वैल्यू आपको 0 आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर 0 नहीं आती है तो फिर ये फैक्टर नहीं है। लेकिन कहा शो दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये 0 आएगा। रखिए 3, p3 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, ठीक है। तो p3 की वैल्यू क्या आ रही है, 3 3 का 9 3 27 माइनस 3 3 का 9 3 27 27, 4 3 12 प्लस 12 एंड माइनस 12, 27 से 27, 12 से 12 कैंसिल, यानी जो p3 की वैल्यू आई है वो आ गई है 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट इम्प्लाइज x - 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ px का क्या है, फैक्टर है। सारी बातें क्लियर हैं। कहीं किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, पूरा फैक्टर थ्योरम हम आपको पढ़ाएंगे। फैक्टर थ्योरम आपने थ्योरम पढ़ ली, समझ लिया, कंडीशंस देख ली, अब क्वेश्चन करिए, तब आप मजबूत हो पाएंगे, तब आप स्ट्रांग हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा पढ़ना है, एक लेक्चर में आप पूरा पढ़ेंगे, लेकिन पूरी तरीके से पढ़ेंगे। कहीं से भी फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं फैक्टर थ्योरम पर, ठीक है। ऐसे मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म किया, वैसे ही आपका फैक्टर थ्योरम भी आसानी से ख़त्म हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए।
ठीक है, सब कुछ क्लियर आपको समझ में आ रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा हमको। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें, मर भी जाए यार वाली, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। चलिए, ऐसे मेरी एक सानिया बहनी ऐसे 2 बनाती है। चलिए, शो दैट, ये भी ये शो करना है, शो दैट x माइनस x माइनस 1 सॉरी x माइनस 1 is a factor of both x की पावर 10 माइनस 1 एंड x की पावर 11 माइनस 1। करा शो करिए कि x माइनस 1 फैक्टर है दोनों नंबरों का, दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है x माइनस 1। अगर दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस 1 है तो दोनों पॉलिनोमियल में क्या रखा जाए, x माइनस 1 को आप करिए 0, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, यानी दोनों के लिए p1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर p1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो वो समझ लीजिए ये उस दोनों का फैक्टर है, या जिसमें 0 हुआ वो फैक्टर होगा। तो पहला क्या है, x की पावर 10 माइनस 1, ठीक, यानी हमें p1 रखना है, तो 1 की पावर 10 रखिए माइनस 1, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। इसका मतलब x माइनस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ x की पावर 10 माइनस 1 है, ठीक। अब आप क्या करिए, आप x की पावर 11 माइनस 1, ठीक, x की पावर 11 माइनस 1, तो यहाँ पर 1 रखिए, तो 1 की पावर 11 माइनस 1 दैट इम्प्लाइज 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये शो हो गया कि दोनों ही में p1 रखने पर आंसर क्या आ रहा है, 0। तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ बोथ x की पावर 10 माइनस 1 एंड x की पावर 11 माइनस 1। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ a, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड वैल्यू ऑफ a if x minus a is a factor of x cube minus a square x प्लस x प्लस 2। कहा गया है a की वैल्यू फाइंड आउट करिए यदि x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस है। अगर x माइनस ए फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का, तो आप बता सकते हैं कि पी ए की वैल्यू क्या होगी, तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये आपका फैक्टर थ्योरम है। अगर x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है तो पी ए क्या हो जाएगा, 0। पी ए क्या हो जाएगा, 0, यानी उस पॉलिनोमियल में आप पी ए रखिए। पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स की है वैल्यू एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस 2। ये पी एक्स है, तो पी ए क्या होगा, पी ए क्या होगा, पी ए क्या होगा, वो है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 2, ठीक। तो पी ए और ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो पी ए इक्वल्स टू ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए दैट इज ए क्यूब प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इनसे ये कैंसिल हो गया, ठीक, यानी a प्लस 2 की वैल्यू आ गई 0,
दैट इम्प्लाइज ए की वैल्यू हो गई -2। यह आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर। यानी ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आपकी होगी -2। यही पूछा था, ये पूछा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछी थी, ए की वैल्यू आ गई -2। कोई प्रॉब्लम? जन्म जन्म मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। नोट कर लीजिए आप लोग, पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए, मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए मिटा रहे हैं। जन्म जन्म जो साथ निभाए ऐसा बंधन बन जाओ। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी दिलों की दास्तां और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। क्वेश्चन नंबर है 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए। क्वेश्चन है आपका फॉर व्हाट values of A is, for what values of A is 2x cube plus ax square plus 11x plus a plus 3. For what values of A is this polynomial exactly divisible by divisible by 2x minus 1। ठीक, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए दिस पॉलिनोमियल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x माइनस 1। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि वो उसका फैक्टर हो जाए, दैट मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स उसका फैक्टर होना, उसका फैक्टर होना। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आ रही है ना। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब उसका फैक्टर होना। ठीक है, समझ में आई बात। यानी दिस पॉलिनोमियल ए की किस वैल्यू पे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी ये ए की किस वैल्यू के लिए, ये ए की किस वैल्यू के लिए इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये ए की किस वैल्यू के लिए ये इसका फैक्टर होगा। बात समझ में आई। चलिए, ये इसका फैक्टर हो जाए, इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि 2x माइनस 1 को हम लोग 0 रखते हैं और x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, यानी p 1/2, जस्ट अ सेकेंड, यानी p 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। p 1/2 क्या हो जाएगा 0, p 1/2 क्या होगा 0। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड इसको कर रहा है तो p हाफ की वैल्यू 0 होनी चाहिए किस a की वैल्यू के लिए। यानी हमारे पास जो px है वो क्या है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3, ये है px। p हाफ निकालते हैं, 2 हाफ का क्यूब प्लस a इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2
प्लस ए प्लस 3 और इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, क्योंकि ठीक है समझ में आया। ये कितना हो गया 2/8 प्लस ये कितना हो गया a/4, ठीक। ये क्या हो गया 11/2 प्लस a और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। चलिए इनका एलसीएम कितना हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 2a, ये हो गया 2 चौके 8, 11 चौके 44, ठीक। और प्लस a इज इक्वल टू -3 लिख लीजिए। चलिए इक्वल टू -3। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। 44 प्लस 2 कितना हो जाएगा 46 प्लस 2a अपॉन क्या था, अपॉन था यहाँ पर 8, अपॉन था आपका 8, ठीक। प्लस a प्लस a प्लस a, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। इज इक्वल टू -3। तो 46 प्लस 2a प्लस 8a डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू -3, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो गया। अब आपका क्या होगा, ये 46 प्लस 10a, 8 उधर जाएगा, 8 3 24, क्या हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24, माइनस का 24 यहाँ पे होगा, इधर आएगा तो -24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 24 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक? इक्वल्स टू, चलिए इम्प्लाइज 46 और 24 कितना हुआ 70 प्लस 10a, 70 प्लस 10a इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0, 70 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो 10a इज इक्वल्स टू क्या हुआ -70, ठीक। तो a की वैल्यू क्या आई, a इज इक्वल्स टू आया -7, a इज इक्वल्स टू -7, यही आपका आंसर है। यानी -7 रखने पर यानी इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में जैसे ही आप a की वैल्यू -7 रखेंगे तो दिस पॉलिनोमियल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस 2x - 1। सही है बात? समझ में आ रहा है? सब क्लियर दिख रहा है? ठीक है, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, क्लियर सब कुछ नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, दिन है सोना और चांदी रात बन गई, सपने मेरी चाहतों के, तेरी चाहतों के। नहीं सुनाएंगे हम गाना, क्या करेंगे आप? हम गाना नहीं सुनाएंगे, जाइए, हमको नहीं आता गाना होना, हम नहीं सुनाएंगे गाना, गाना हम नहीं सुनाएंगे, हमको खिलौना चाहिए, हम गाना नहीं सुनाएंगे। सारी चीज़ समझ में आ रही है? क्वेश्चंस पर आप नज़र बनाए रखिए, तीखी नज़र आप अपने क्वेश्चंस पर बनाए रखिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ रहा है इसका मतलब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तब आपके लिए समझिए दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आइए। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5th है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, यानी एक्चुअल डिवीज़न आपको किए बिना, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न प्रूव दैट टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, बताइए कौन बताएगा? पहले आप खुद से ट्राई करिए, तभी हम आपको बताने वाले हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, बिना एक्चुअल डिवीज़न किए हुए ये आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है उस पॉलिनोमियल से। सब दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है आपको? चलिए, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे? देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ है इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा था बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। 2 एकम 2 2 हो गया, 2 एकम 2 2 हो गया, ए बी की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ताकि यहाँ पर ऐड करने पे -3 और मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। 2 एकम 2 यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -2x और -x यानी -2 इंटू -1 2 हो गया, और -2 और -1 कितना हो गया, -3 प्लस 2। ठीक, तो ये क्या आ गया आपका x कॉमन करिए, तो x -2 और -1 x -2। ठीक, यानी x -1 x -2, यानी ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये कुछ नहीं बल्कि ये यही लिखा हुआ है। यानी ये जो पॉलिनोमियल है ये इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, ये इन दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, इन दोनों से डिवाइड किया जा रहा है। यानी x -1 इंटू x -2 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है। बात समझिएगा, हमने आपको कंडीशन बताई थी, जब कंडीशन बता रहे थे आपको पॉलिनोमियल में, जब अभी फैक्टर थ्योरम में, तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर को, किसी पॉलिनोमियल को x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी से x माइनस a x माइनस b दोनों से डिवाइड कर रहे हैं, यानी दोनों ही उसके अगर फैक्टर होते थे, तो हमारे पास क्या आता था, हमारे पास आता था p a इक्वल टू 0 भी और p b इक्वल टू 0 भी आता था। यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से मिला x की वैल्यू 1, दैट इम्प्लाइज कि p1 क्या होगा, 0। ठीक, यहाँ से हमारे पास एक और मिला x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2, और दैट इम्प्लाइज p2 की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 0 के बराबर होगी। यानी दोनों ही कंडीशंस आनी चाहिए, यानी p1 0 होना चाहिए एंड ऐसा नहीं कि p1 0 हो जाए या तो p2 0 हो जाए, ऐसा नहीं, p1 भी 0 होना चाहिए, p2 भी 0 होना चाहिए, दोनों ही बातें होनी चाहिए, दोनों ही 0 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हम चेक कर ले रहे हैं कि क्या p1 0 आता है, p2 भी 0 आता है कि नहीं आता है। अगर दोनों 0 आते हैं तो आपका ये जो पॉलिनोमियल है इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। चलिए हम इसमें रखते हैं, तो हमारा px क्या है, px हमारा है 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x माइनस 2, ये आपका px है। p1 निकालिए, क्या वो 0 आ रहा है? चलिए 2 1 की पावर 4 माइनस 6 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और माइनस 2, ये आप आ रहा है समझ में? ठीक, यहाँ से आप देखिए आगे से, ये कितना हो गया 1, ये 2, ये 1 हो गया माइनस 6, ये 1 हो गया प्लस 3, ये प्लस 3 और माइनस 2 से ये कैंसिल। ठीक है, 3 3 6
से 6 कैंसिल, यानी 0 आ गया, यानी P1 आपका 0 आ गया। यानी ये बात तो सही है, ये बात सही है। अगर ये भी सही हो जाए तो हमारा मामला फिट हो जाएगा। पहले ये बात, ये स्टेटमेंट तो सही आ गया कि P1 0 है, P2 भी अगर 0 आ गया तो दिस इज एग्जैक्टली डिवाइडिंग दिस, यानी दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, दिस पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस। अगर ये भी आ गया तो P2 भी आ गया 0, तो P2 भी हम लोग निकालते हैं। चलिए P2 निकालते हैं। P2 क्या है, 2 की पावर 4 माइनस 6 2 क्यूब प्लस 3 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2। ठीक, आइए 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32, ये हो गया 8, 2 की पावर 2 क्यूब मतलब 8, 8 छक 48 48, 2 दूनी 4 तियाँ 12 प्लस का 12, 3 दूना 6 प्लस का 6 और माइनस 2। ठीक है, तो कितना हो गया 32 और 12, 32 12 44, 44 6 50, यानी 50, माइनस 48 माइनस 2 माइनस 50, 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, यानी P2 भी 0 आ गया आपका। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही आ गए। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिवाइडिंग, या फिर फैक्टर लिख देंगे, ठीक है, इज एग्जैक्टली डिवाइडिंग किसको एग्जैक्टली डिवाइडिंग कर रहे हैं, 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर आपको सब दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को बताइएगा। सब कुछ क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस था, आपने आसानी से किया। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, दीज आर द टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया उसको दोबारा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कोई भी बुक आपको उठा करके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो दुनिया के इस स्टैंडर्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बिना पेन चलाए देख कर ही आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आती है तो आप आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंसेप्ट को समझना, वहाँ पे चीज़ें हो क्या रही हैं, चीज़ें लगेंगी कौन सी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन लगाना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर पढ़ करके एग्ज़ाम दे देंगे, तो बेटा उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना मेरे प्यारे दोस्तों, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप पढ़िए ही नहीं, पढ़ाई छोड़ दीजिए, तब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आप अगर पढ़ने बैठें तो आप पूरा कायदे से पढ़िए, शुरू से आखिर तक एकदम मन लगा कर पढ़िए। जब तक पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट क्लियर ना हो जाएं तब तक आप पढ़िए। और कंसेप्ट के डाउट आपको न्यूमेरिकल से ही क्लियर होते हैं। ठीक है, और फिज़िक्स शुरू करने के लिए अभी तक हमारे पास किसी का मैसेज आया नहीं कि फ़िज़िक्स शुरू किया जाए। तो यदि कोई चाहता है कि फ़िज़िक्स भी शुरू किया जाए तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कहेंगे फिर हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। ठीक, लेकिन आप नहीं बता रहे हैं अभी तक तो कोई बात नहीं है, जब आप बताएंगे तभी हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। ठीक, शो दैट p इज इक्वल टू r।
ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। क्या कहा गया, इफ़ बोथ x-2 एंड x-1/2, x-2 एंड x-2 बोथ, दोनों की बातें यहाँ पर कही गई हैं कि x-2 और x-1/2 दोनों क्या हैं, फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर हैं px² + 5x + r के, ठीक है। तो ये और ये दोनों ही फैक्टर हैं इनके, तो आपको शो करना है कि p = क्या है, r है, ये आपको शो करना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो अगर ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, कोई बात नहीं, दोनों फैक्टर हों, तो अगर ये फैक्टर है तो p2 क्या होगा, p2 क्या 0 होगा, बिल्कुल सही बात। यानी अगर x-2 0 है तो x = क्या आया, 2, दैट इम्प्लाइज कि p2 क्या होगा, 0, ठीक। अगर x-1/2 एंड x-1/2 भी 0 कर दिया हम, तो x = 1/2 आया, दैट इम्प्लाइज कि p1/2 भी 0 के इक्वल होगा, p1/2 भी 0 के इक्वल होगा। यानी कि p2 भी आपका 0 होगा और p1/2 भी आपका साइमल्टेनियसली 0 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहाँ तक, यानी दोनों ही चीज़ें आपकी क्या होंगी, 0 होंगी, ठीक है। बात समझिएगा, दोनों ही आपका 0 होगा, p2 भी और p1/2। तो पहले p2 की तरफ चलते हैं। चलिए, आपका यहाँ पे px गिवन है, क्या, px² + 5x + r। तो p2 क्या है, 0 है, p2 निकालिए, p2² + 5 × 2 + r, इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। यानी क्या हो गया, 4p + 10 + r की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और कहा गया है p1/2 भी 0 है, p1/2 भी क्या है, 0 है। तो पहले p1/2 निकालिए, 1/2 यहाँ पे पुट करिए, क्या आ जाएगा, p1/2 = p1/2 का स्क्वायर + 5 × 1/2 + r, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल, ठीक। ये क्या हो गया, 1/4, यानी p/4 + 5/2 + r = 0। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका, इक्वेशन 2 हो गया आपका, ठीक। यानी इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल, इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल, यानी ये और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ये और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल, इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल है, ठीक है। बात समझिएगा, ये दोनों 0 के इक्वल है ना, ये भी और ये भी 0 के इक्वल है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा है, अरे मेरे भाई, ये दिखा, अब ये दिखा, तो यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हम क्या कहते हैं अब इसके बाद कि ये r दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मिटा दें थोड़ा, चलिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं और ये लीजिए 4 आ गया, ठीक। 4 × 1 = 4, p × 1 = p, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और एक यहाँ था 1, 1 4 = 4 और 4r = 0, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से क्या निकल के आया, p + 4r + 10 = 0, ठीक है। ये निकल के आया है आपका, यहाँ तक दिख रहा है आपको, नीचे तक, यस दिख रहा है, ठीक। अब आपके लिए सही हुआ मामला, क्योंकि यहाँ पे r और r दोनों सेम था तो ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 4r करना बेहतर समझा। अब ये देखिएगा इक्वेशन 3 है ये, ठीक है।
इक्वेशन 3 भी 0 है, वो भी इक्वेशन 1 भी 0 है। इक्वेशन 1 को 3 के इक्वल करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r प्लस 10। ठीक, 10 से तो 10 कैंसिल हो गया आपका। 4p माइनस p कितना हो गया? 3p। और ये r उधर गया, 4r माइनस r 3r। 3 से 3 कैंसिल, p इज इक्वल टू r। यही आपको प्रूव करना था ना, प्रूव्ड हो गया है, शो करना था, दैट इज शोड, दैट इज शोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन को आपको बेहद इत्मीनान के साथ समझना होगा, है ना? That is the very very important question to you, है ना मेरे प्यारे दोस्तों? आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए लेकर क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन उससे पहले बोर्ड होना चाहिए साफ और सुथरा भी, तो हम इसको कर दे रहे हैं साफ और सुथरा, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन करने के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आ जाइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए। बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन। चलिए, यूज फैक्टर थ्योरम, यूज फैक्टर थ्योरम टू वेरीफाई दैट x plus a is a factor of x की पावर n प्लस a की पावर n for any odd positive integer, for any odd positive integer। ठीक, use factor theorem to verify that x plus a is a factor of x की पावर n plus a की पावर n for any odd positive integer। odd positive integer means n odd positive integer ये बता रहे हैं। ठीक है, n क्या होना चाहिए? odd positive integer। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहे हैं कि फैक्टर थ्योरम से आप वेरीफाई कीजिए कि x प्लस a इसका फैक्टर होगा यदि n क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर x प्लस a इज ए फैक्टर हो जाए, x प्लस a अगर फैक्टर होगा तो x इज इक्वल टू माइनस a निकल के आएगा, यानी p माइनस a, यानी x की यहाँ पर माइनस a रखने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ, तो x प्लस ए विल बी फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस a की पावर n फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। x plus a will be factor of x power n plus a power n for any odd positive integer if means if and only if, इसको if लिखा जाता है। ठीक है, if p माइनस a इज इक्वल टू 0, ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि x प्लस a है, p माइनस a इज इक्वल टू 0। तो हम px हमारा क्या है? px हमारा है x की पावर n प्लस a की पावर n, तो p माइनस a रखिए, p माइनस a रखिए, तो यहाँ पे माइनस a की पावर n प्लस a की पावर n कहा गया है। ये फैक्टर होगा इसका, लेकिन कब? जब n क्या होगा? ऑड पॉजिटिव इंटीजर।
n क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। चलिए देखिए, यानी कि माइनस a में से अगर हम -1 निकाल लें तो -1 की पावर n और a की पावर n प्लस a की पावर n, ये अगर 0 आ गया तो दैट मीन्स ये आपका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, p माइनस a की वैल्यू 0 आ गई, p माइनस a की वैल्यू अगर 0 आ गई आपकी, तो समझिए कि x प्लस a फैक्टर हो जाएगा किसका, x की पावर n प्लस a की पावर n का। तो अब देखिएगा p माइनस a क्या 0 आएगा, -1 की पावर n, -1 की अगर इवन पावर हो जाती तो -1 बन जाता प्लस -1 बन जाता +1, तो ये आ जाता a की पावर n प्लस a की पावर n, दैट इज़ 2a की पावर n। लेकिन n कहाँ है, n है ऑड, n क्या है, ऑड, यानी -1 की पावर ऑड है, ऑड। -1 की पावर जब ऑड रहेगा तो ये माइनस ही रह जाएगा, an प्लस a की पावर n, और -1 की पावर ऑड मीन्स -1 इंटू an, क्योंकि -1 को अगर आप ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। लेकिन अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मीन्स अगर -1 को हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 ही आएगा और प्लस a की पावर n। ठीक, बात समझ में आ रही है, ये क्या हो गया, -a की पावर n प्लस a की पावर n, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। यानी वी गेट p माइनस a इज इक्वल टू 0, so then x plus a will be factor of px if n is odd positive integer, odd positive integer। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगा, है ना। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मैंने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, नई दुनिया बसाएंगे, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। सारी बातें क्लियर हैं। कहीं पर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। और प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे दूसरे बच्चों को भी मदद मिल पाएगी। ठीक है, तो आप इस दुनिया में आए हैं तो दूसरों की मदद करते जाएं। ठीक है, एक दूसरे की आप मदद करें, तभी ईश्वर आपकी भी मदद करेगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मदद कर रहा हूँ, तो आप इतना नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक क्लिक भर करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाल बटन पर दबा करके घंटी का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तुरंत। ठीक है, और लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ बच्चों को लगा सर ऐसा बोल रहे हैं, लग रहा है ख़त्म हो गया क्या लेक्चर, तो बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8, what must be subtracted from 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब
माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ये है ना। 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ठीक। वाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट पॉलिनोमियल सो दैट the result is exactly divisible by divisible by 2x square plus x minus 1. What must be subtracted from that polynomial so that the result is exactly divisible by 2x square plus x minus 1, ठीक है। यानी इस पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे कि आने वाला नया पॉलिनोमियल इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इट मीन्स, इसकी बात समझिए, इट मीन्स का मतलब क्या है कि जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो कुछ ना कुछ क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। यानी अगर हम उस रिमाइंडर को ख़त्म कर दें, उस रिमाइंडर को ऊपर घटा दें, उस रिमाइंडर को हम डिविडेंड में से घटा दें, तब आप डिविडेंड में से रिमाइंडर घटा देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, नीचे 0। तो 0 बचने का मतलब कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आप समझिए, जैसे हमें रिजल्ट चाहिए, सपोज़ हमें चाहिए एफ एक्स चाहिए जो कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो वो पी एक्स लिखा हुआ है, पी एक्स, हम इसको मान लेते हैं पी एक्स, इसको क्या मान लेते हैं, पी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसको पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर एक्स के टर्म का भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर कांस्टेंट होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कांस्टेंट होता है तो आप इसको फैक्टराइज करके, जैसे आपने इसको फैक्टराइज किया तो कुछ 2 नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को इसमें घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमें नहीं मालूम है कि कांस्टेंट आएगा कि वेरिएबल आएगा, क्योंकि देखिए आप 2 डिग्री आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो आपका रिमाइंडर है वो 1 डिग्री का भी आ सकता है। इट मीन्स आपका जो रिमाइंडर है वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो एक्स के फॉर्म का भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिवाइज़र की डिग्री से कम होती है। तो जब आपका डिवाइज़र 2 डिग्री का है तो रिमाइंडर 1 डिग्री का भी हो सकता है। आपका जो डिवाइज़र है वो वेरिएबल भी हो सकता है, एक्स पे डिपेंडेंट भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट हो गया तो और अच्छी बात है, कांस्टेंट होगा तब भी उसका जो डिग्री है वो इसके डिग्री से, डिवाइज़र की डिग्री से तो कम ही होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आप देखिए एफ एक्स, यानी हमको यही एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स क्या आ जाए, ठीक। पी एक्स हमारे पास क्या है, 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब आप देख रहे हैं रिमाइंडर जो है वो 1 डिग्री का आ जाएगा, 1 डिग्री का आ सकता है, 1 डिग्री का आ सकता है, 1 डिग्री का आ सकता है, क्योंकि ये 2 डिग्री है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 डिग्री का ax प्लस बी का फॉर्मेट। x प्लस बी ये लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को ऐसे लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास 6-7 में, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये 1 वेरिएबल आ सकता है वहाँ पर, ठीक। अगर कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब या तो a 0 होगा या तो x 0 होगा, दोनों में से कुछ 0 हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट a ही 0 होता है, ठीक है, इनफैक्ट a ही 0 होगा आपका अगर ऐसा होता है। तो देखते हैं, तो एफ एक्स जो आपका निकला वो क्या आएगा, एफ एक्स 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 माइनस ax माइनस b। तो एफ एक्स क्या आया आपका, एफ एक्स आ गया आपका 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक,
यहाँ पे x, यहाँ पे x प्लस x अगर हमने कॉमन किया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस a, 1 माइनस a आ गया, ठीक है, 1 माइनस a और माइनस 5 माइनस b, यानी जो नया पॉलीनोमियल निकल के आएगा जो पूरी तरह से डिविजिबल होगा वो इस फॉर्मेट का रहेगा। यानी ये जो fx है ये उससे पूरी तरह से क्या होता है, डिवाइड होता है, इससे पूरी तरह से कटता है, ठीक है। ये जो नया पॉलीनोमियल है ये इससे पूरी तरह से कटता है। समझ में आ रही है बात। तो ये नया पॉलीनोमियल जो निकल के आया उसमें a और b फंस रहा है, a और b, यानी हमें a और b की वैल्यू ही चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज, 2 1 दा 2 यानी माइनस का 2, तो मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए और ऐड करने पर +1 आना चाहिए, -2 ऐड करने पर +1 आना चाहिए, यानी क्या आ जाएगा, यानी क्या आना चाहिए, +2 और -1, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, देख लीजिएगा, 2x स्क्वायर 2x माइनस x कितना हो गया, x और -1, ठीक है, 2 इंटू -1 दैट इज़ -2। यहाँ पे क्या आ गया, 2x कॉमन किया, x प्लस 1 और -1 x प्लस 1, क्या आ गया आपका x प्लस 1 और 2x प्लस 1, 2x माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है। यानी अगर इस पॉलीनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड करें, इस नए पॉलीनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड करें तो टोटली डिवाइड हो जाएगा, टोटली डिवाइड हो जाएगा। यानी ये दोनों ही इस नए वाले पॉलीनोमियल के क्या हैं, फैक्टर हैं, फैक्टर हैं, क्योंकि जो रिमाइंडर था वो हमने घटा दिया, जो रिमाइंडर बचना था उसको हमने घटा दिया, तो जो नया पॉलीनोमियल मिला वो पूरी तरह से इनसे डिवाइड होगा। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, -1, यानी p -1 0 होगा, एंड यहाँ से क्या आएगा 1/2, p 1/2 भी 0 होगा, ठीक है, यानी p -1 भी 0 होगा और p 1/2 भी क्या होगा आपका 0 होगा। ये बात समझ में आई। तो पहले p -1 निकाल लेते हैं, p -1 निकालिए, कितना हो गया, -1 की पावर 4 1, तो यहाँ पे आ गया 4, -1 का क्यूब तो -1 और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक, -1 का स्क्वायर 1 और 6 -6, यहाँ पे क्या आ गया -1, तो यानी -1 यानी माइनस आ जाएगा बाहर, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, प्लस a -1 और -5 और -b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टोटली डिवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। ये 4 2 6 से 6 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, a माइनस b, या आपका बच्चा a माइनस b और 5 1 6 माइनस के 6 उधर चला जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। चलिए अब p 1/2 भी 0 है, p 1/2 भी 0, तो यहाँ पे 1/2 रखिए, 4 1/2 की पावर 4 -2 इंटू 1/2 का क्यूब -6 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 1 माइनस a -5 माइनस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी घंटी बज रही होगी, हम बता दें क्या घंटी बज रही होगी, कि यहाँ पे जो आया है p -1 0 है, p 1/2 0 है, तो p -1 क्यों ना हम इसी में रख दे डायरेक्ट, p -1 हम इसमें डायरेक्ट रख देंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या होता है, p रिमाइंडर होता है, तो p -1 हम यहाँ पे रख देंगे तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा, इसमें का रिमाइंडर मिल जाएगा, इसमें का रिमाइंडर मिल जाएगा, और वही रिमाइंडर हम जब डिविडेंड में से घटा देंगे तो हमारे पास वो नया पॉलीनोमियल मिल जाएगा, नया पॉलीनोमियल मिल जाएगा जिससे ये टोटली डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। यानी रिमाइंडर हम घटा देंगे, हमको रिमाइंडर पता चल जाएगा, हम रिमाइंडर घटा देंगे। ऐसे ही p 1/2 का भी करेंगे, लेकिन जब हम p -1 करेंगे और सेम रिमाइंडर आ जाए और p 1/2 करें और सेम रिमाइंडर आ जाए, तभी ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि p -1 करने पर भी सेम रिमाइंडर आएगा और p 1/2 करने पर भी सेम रिमाइंडर आएगा,
ऐसा हमें नहीं मालूम, क्योंकि p-1 एक अलग चीज़ है। p-1 मीन्स हमने x+1 से डिवाइड किया, p1/2 मीन्स हमने 2x-1 से डिवाइड किया। इसका मीन्स हमने अलग अलग डिवाइड किया, तो अलग अलग रिमाइंडर भी आ सकता है। अगर सेम रिमाइंडर आ गया तो ये चांस की बात है, सेम रिमाइंडर आ गया तो ये चांस की बात है। लेकिन अगर सेम रिमाइंडर नहीं आया, अलग अलग रिमाइंडर आया, तो फिर आपको ये मेथड जो जनरल मेथड है आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आप डायरेक्ट p-1 है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे -1 नहीं रख पाएंगे। p1/2 0 है तो 1/2 यहाँ पे आप नहीं रख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो सेम आ रहा है। आप चेक करके इसको देख लीजिएगा कि अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिमाइंडर अगर सेम नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से ही जाएंगे। अभी हम आपको करके बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 4 चौके 16, 1/4, ठीक। ये 8 है, 2 चौके 8 -1/4, ठीक। यह है 2 दूनी 4 -6/4। ये कितना है आपका +1/2 और -a/2 -5 -b इक्वल्स टू क्या है आपका 0, इक्वल्स टू क्या आपका 0। बात समझ में आ रही है? चलिए इससे तो ये कैंसिल हो गया। 6/4 मतलब 3/2, -3/2 + 1/2 कितना हुआ, -3/2 + 1/2 कितना हुआ, जल्दी बोलिए। -1 हुआ, -1 ये और -5 ये, यानी कितना हो गया -6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। -3/2 + 1 -2/2 मतलब -1, -1 -5 -6 आगे लिख दे रहे हैं हम लोग, यानी कि -a/2 जो आपका है, -a/2 -b और यहाँ पे -6 है, जो उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए बात समझिए, अब हम यहाँ से a और b की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। a और b की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। देखिए ये कितना हो जाएगा, -a या माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा a/2 + b इक्वल्स टू -6। यहाँ से क्या निकल के आएगा, a + 2b अपॉन 2 और उधर चला जाएगा तो -12। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है आपका, ठीक है। तो यानी पहला इक्वेशन आया था a - b इक्वल्स टू 6, पहला इक्वेशन। दूसरा है a + 2b इक्वल्स टू -12, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है क्लियर आप लोगों को? इतना करना पड़ेगा आपको, नीचे तक तो आपको क्लियर दिख रहा है। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं a - b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 6 आई है। कितनी आई है, 6, ठीक। और यहाँ पे आई है a + 2b की जो वैल्यू है आपकी वो आई है -12। कितनी आई है, -12, ठीक है, -12। तो इसको आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। माइनस a और b की वैल्यू हमको निकालनी है, माइनस, और ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस। तो a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। -b -2b ये कितना आ गया, -3b और ये 6 और 12, 12 और 6 कितना हो गया, 12 6 18 हो गया आपका, कितना 18। तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -6। b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -6। तो b की वैल्यू -6 आई, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a -6 इज इक्वल टू 6, ठीक। a + 6 इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। तो हमने rx ये
ये हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया। तो हमसे पूछा था कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमने आपको बताया था ना A0 आ सकता है। देखिए A0 आ गया, हमने शुरू में आपको बताया कि A0 आ सकता है, तो हमने ये सब्ट्रैक्ट किया था। क्या सब्ट्रैक्ट किया था? ये रिमाइंडर था, यही हमने सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक, x तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो वेरिएबल है, वेरी कर सकता है, वेरिएबल है। तो A0 हो गया, मीन्स हमारे पास सिर्फ आया क्या, यानी हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, आंसर लिख लिए। कहाँ लिखेंगे आंसर? आंसर क्या लिखेंगे? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ax प्लस b। तो a की वैल्यू 0 है तो ये आ गया 0 और b की वैल्यू -6, तो आंसर कितना आ गया? -6। तो पूछा गया था कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्ट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस नंबर। तो आ गया आंसर -6, यानी एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा -6। ठीक, देख लीजिए एकदम जनरलाइज मेथड है। इसी तरह से आप करेंगे तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं। आप ये सोचकर मत कीजिए कि p-1 यहाँ पे है तो -1 हम इस पर पुट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिए नोट कर लिए होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए पीछे जाकर। satisfy कुछ लोग कहेंगे कि सर हम क्यों ना -1 सीधे इसमें पुट कर दें, क्योंकि हमें इसका आया है x+1 और 2x -1, तो -1 इसमें पुट कर दें, 0 ला दें और 1/2 इसमें। ठीक, चलिए रखते हैं p-1 उस वाले में रखते हैं, देखते हैं। अगर देखिए दोनों का रिमाइंडर सेम आ गया तो बहुत अच्छी बात है। 4x⁴ मीन्स -1, ठीक, -2 -1 का क्यूब, -6 -1 का स्क्वायर, -1 और -5। आया भी था कितना, यह आया 4 +2 -6 और -6, ये था ना। ये हो गया 1 4 आ गया, ये -1 2 आ गया, कुछ छुटा तो नहीं है, स्क्वायर x की जगह -1 रखें, ठीक है, -5 यहाँ पे, हाँ सही है। 4 तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, -6 आ गया। यानी कि रिमाइंडर अगर हम इससे डिवाइड करते, किससे, इस x+1 से डिवाइड करते इसको, तो रिमाइंडर आता -6। यानी अगर हम इसी रिमाइंडर को घटा देते, यानी -6 को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। लेकिन अभी भी हम सहमत नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमें इससे डिवाइड करना था। किससे? इससे डिवाइड करना था। यानी अगर हम इससे भी डिवाइड करें, इससे तो डिवाइड कर लिए -6 आया, इससे भी डिवाइड करेंगे और -6 आ जाए तो हम समझ लेंगे कि दोनों से डिवाइड करने पर -6 आ रहा है, तो लिहाजा क्या करेंगे कि हम -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दोनों से -6 आना चाहिए। अब देखते हैं p1/2 निकालते हैं, क्या आता है p1/2, 4 1/2 की पावर 4, -2 1/2 का क्यूब, -6 1/2 का स्क्वायर, ठीक, +1/2 और -5। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 चौक 1/4, ये भी हो गया 1/4, ये कितना हो गया -3/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, +1/2 -5, इससे ये कैंसिल, इससे इसे घटाएंगे -1 और -5 -6, यानी दोनों से ही रिमाइंडर आया। ये क्या है? रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर है। यानी जब हम इसमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आती है कि नहीं? अरे भाई, जैसे हमने 2 से 19 को डिवाइड किया, कितना आया, 2 9 18, 1 आया, 1 रिमाइंडर आया। 1 क्या आया? रिमाइंडर।
तो 1 हम 19 में से अगर 1 हम घटा दें, 19 में से 1 घटा दें, 18 कर दें, तो 18 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। यानी जब रिमाइंडर -6 आया है तो -6 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -6 हम इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। जैसे इसमें रिमाइंडर 1 आया तो 1 19 में से 1 अगर घटा देंगे 18, तो 18 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 2 से। अरे भाई 19 में से 1 गया तो 18 ही तो होता है, 18 होता है। अब 2 18 करेंगे ऐसे, 2 9 18 पूरी तरह से कट जाएगा कि नहीं, कटेगा कि नहीं बताइएगा। ऐसे ही जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर क्या आया -6। लेकिन इसमें देखिए लोचा है, इसमें क्या है, लोचा है। पहली बात कि दोनों ही, इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम आना चाहिए। ऐसा यहाँ पर देखिए ये एक सिर्फ क्या है, संयोग है कि दोनों का रिमाइंडर सेम आ गया है -6। इन दोनों से डिवाइड करने पर दोनों का रिमाइंडर -6 आ गया है, ऐसा संयोग है। ऐसा बार बार नहीं होता, दोनों का अलग अलग आएगा। और जब दोनों का अलग अलग आएगा, आप जनरलाइज्ड फॉर्म जैसे हमने आपको पिछले करके बताया पीछे, वैसे ही आप करेंगे और हर क्वेश्चन को आप उसी तरह से करेंगे। आप इस तरह से करने के पीछे नहीं जाइएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। बात समझ में आई। यहाँ पर तो दिख रहा है कि -6 आ गया तो -6 घटा देंगे, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जब आप दोनों का -6 आएगा, दोनों का सेम नंबर आएगा, सेम रिमाइंडर आएगा, तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। बात समझ में आई। चलिए, और जो हमने मेथड बताया जनरल मेथड, उसमें चाहे जो रिमाइंडर हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे जो कुछ भी हो, आपको सही आंसर निकल करके आएगा आपका। ठीक है, आपको अपनी तरफ से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे लिखेंगे, सीधे आपका आंसर आएगा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तो क्वेश्चन करेंगे, अभी हम क्वेश्चन करते रहेंगे, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। फाइंड वैल्यू ऑफ k if x minus 3 is a factor of k square x cube minus kx square plus 3kx माइनस के। कहा गया है k की वैल्यू बताइए। आप किसकी वैल्यू बताइए, k की वैल्यू बताइए। अगर ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो P3 क्या होगा, 0। P3 क्या होगा, 0। समझ रहे ना बात। यानी अगर हम इसको Px मान लें, चलिए Px मान लें, तो x माइनस 3 को 0 की रखेंगे, x की वैल्यू आएगी 3, यानी P3 क्या होगा आपका, P3 क्या होगा आपका 0। तो हमें वैल्यू ऑफ k चाहिए, P3 लिख देते हैं, P3 निकालिए, k स्क्वायर 3 क्यूब माइनस k 3 स्क्वायर प्लस 3k इंटू 3 माइनस k। ठीक, 27 27k स्क्वायर, 27k स्क्वायर माइनस 9k। ठीक, 3 3 9k माइनस के, 9k से 9k कैंसिल, 27k स्क्वायर माइनस के, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि P3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इसमें से कर लिया k कॉमन, k कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे आया 27k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू या तो 0 होगी
या फिर 27 k -1 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1/27। ठीक, ये नोट करिए। k की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1/27 होगी। तो 0 तो नहीं हो सकती, 0 हो जाएगी तो पॉलीनोमियल 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो 0 की बात छोड़ दिए, कांस्टेंट पॉलीनोमियल हो जाएगा कोई, इसमें x - 3 इज अ फैक्टर। तो 0 को सभी फैक्टर होते हैं, चाहे इससे 0 से 1, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो 0 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल 0 बन जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 1/27, 1/27। ठीक है, नोट करिए, सब दिख रहा है आपको एकदम क्लियर? कहीं से कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को बताइएगा, कहीं से भी कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? समझ में आ रहा है ना सारी बातें? समझ में आ रही सारी बातें? एकदम सारी बातें क्लियर हैं आपको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने हिलाया था जीवन में मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है? दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुज़रता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुज़रता है तो गा लेते हैं, हाँ गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुज़रता है तो गा लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मस्ट बी एडेड? सब्ट्रैक्टेड वाला हो गया था। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x³ प्लस x² माइनस 22x प्लस 9 so that result is exactly divisible by divisible by 3x या उधर ही लिख देते हैं, डिविजिबल बाई 3x² प्लस 7x माइनस 6। ठीक, बात समझ में आई? क्या ऐड किया जाए इसमें ताकि जो रिजल्ट आए वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए? ठीक, चलिए, तो इसको हम जैसे px मानते थे वैसे px मान लिए। अब px में क्या ऐड किया जाए, इसमें क्या ऐड किया जाए तो पूछा है ताकि जो fx आए, ये fx यानी कि जो रिज़ल्ट आए वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो px में इस बार हम कुछ ऐड कर रहे हैं, px में इस बार हम कुछ ऐड कर रहे हैं, प्लस rx ऐड किए, कुछ हम ऐड कर रहे हैं उसमें। ठीक, कुछ हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ हम ऐड कर रहे हैं, तब हम fx जो हमें मिलेगा, fx जो हमें मिलेगा, नया जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का है, तो जो नया निकलेगा नंबर आएगा जिसको ऐड करेंगे वो क्या आ सकता है? लीनियर आ सकता है, यानी जो आपका रिमाइंडर होगा वो लीनियर फॉर्म का होगा। fx इज इक्वल टू px क्या है? 3x³ प्लस x² माइनस 22x प्लस 9। ठीक,
और आर एक्स किस फॉर्म का हो सकता है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये हमने ऐड किया। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 3x³ है प्लस एक्स स्क्वायर है, ए एक्स माइनस 22x, तो x कॉमन कर लिया, a माइनस 22, a माइनस 22, ठीक, a माइनस 22 और प्लस 9 प्लस b, तो ये आपका fx, क्या है आपका fx, ये निकल के आया। ये आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा होगा इससे, यानी ये आपका जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है इससे। लेकिन ये लिखा क्या हुआ, इसको फैक्टराइज करिए, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, माइनस में है यहाँ पर 3x² प्लस 9x माइनस 2x। फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा दिया है, जाकर देखिए पीछे लेक्चर, यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा, पीछे लेक्चर जाके पीछे से पढ़ के आइए एकदम, ठीक है, तब आप यहाँ समझ पाएंगे, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करें, स्प्लिटिंग मेथड लगा रहे हैं, पूरा फैक्टराइजेशन हमने, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, फैक्टराइजेशन शुरू में सब कुछ एकदम अच्छे से आपको बताया है, आप पढ़ कर आइए वहाँ से, ठीक है। -6, यहाँ से 3x हो गया कॉमन, x प्लस 3 -2 x प्लस 3, यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ठीक, यानी इनसे हमने क्या किया है, डिवाइड किया, ये आपका डिवाइज़र है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आई -3, यानी p -3 0 होगा, एंड यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/3, यानी p 2/3 भी क्या होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आई, p 2/3 भी क्या होगा, 0 होगा। तो p -3 0 है, तो पहले -3 पुट करते हैं यहाँ पर, f -3, 3 -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर प्लस x की, यहाँ तो -3 है तो -3 लिख दीजिए, a माइनस 22 प्लस 9 प्लस b, ये क्या आएगा, -3 0 होगा, ठीक। 3 त्रिका 9 27, यहाँ 81 किस में, माइनस में, -81, 3 त्रिका 9 प्लस में, -3a, 22 यहाँ 66 प्लस का, प्लस 9 प्लस b इक्वल्स टू 0, कितना आ गया आपको, देखिए 9 6 15 75, 75 9 75 9 9 5 14 84, कितना है 84, ये 9 66 और 9 9 6 15 75 9 84, 84 में से आपका 81 गया, कितना आया 3, कितना आया 3 आया आपका, यानी b -3a प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, ठीक, ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा है आपका 2/3 पुट करना है, क्या पुट करना है, 2/3 पुट करिए, चलिए, f 2/3 क्या आ जाएगा वहाँ से, 3 × 2/3 का होल क्यूब प्लस 2/3 का स्क्वायर -22 × 2/3, यहाँ से इसमें पुट कर रहे हैं, 2/3 का स्क्वायर, चलिए 2/3 यहाँ पे कॉमन है ना, प्लस 2/3 और a -22 प्लस 9 प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 ऊपर आ जाएगा, नीचे से 1 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 8/9, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 प्लस 4/9, ठीक, ये कितना हो गया, प्लस 2/3 a और माइनस 22 दूनी 44/3 प्लस 9 प्लस b इक्वल टू 0, दिख रहा है नीचे तक आपको,
सब कुछ दिख रहा है क्लियर? यस, दिख रहा है आपको सारी चीज़ें क्लियर। तो आप देखिए इसको ऐड कर लीजिए, अब ऐड कर लीजिए इसको, कितना आएगा 8 4 12/9 मतलब 4/3। यहाँ पे आ जाइए आप लोग, यहाँ पे 4/3 4/3। और यहाँ पे क्या है आपका 4/3 माइनस 44/3। तो 4/3 में से 44/3 गया, कितना आएगा -40/3। माइनस का आपका माइनस का 40/3, यानी ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक। -40/3 + 9 प्लस 2/3 a + b = 0। ये था आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सब ठीक, सब ठीक यहाँ तक। इसको क्या लिख सकते हैं 27/3 लिख सकते हैं ना। तो 40 और 27 कितना हो गया, इसको 27/3 लिख सकते हैं। 40 और 27 कितना हो गया 67, लेकिन यहाँ पे माइनस में रुकेगा, इसको 3 लिख लिया। -40 + 27 यानी -13 -13/3 प्लस 2/3a और प्लस b = 0। ये आपको दिख रहा है, नीचे तक सब दिख रहा है आपको क्लियर, एकदम सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ठीक, नीचे तक तो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हम लोग फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर और लिख लीजिए आगे। यहाँ पर आ गया 2/3a + b = 13/3। ये इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 ये, इक्वेशन 1 यहाँ पर है, ठीक। 1 यहाँ पर इक्वेशन, और 2 आपका यहाँ पर है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? a और b की वैल्यू निकालिए। चलिए, तो आपका था b - 3a = -3। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे है आपका b + 2/3a = 13/3। देख रहे हैं b को हटाना, सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। 3a और -2/3a -3a -2/3a = कितना हो गया, -3 और -13/3 ऐसे आ गया। 3 × 3 = 9 है, -9a -2a/3 = क्या आ गया, 3 × 3 = 9 और 9 3 12 22 यानी -22/3 आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 9 2 11 है, माइनस क्या आ गया यहाँ पे -11a 9 2 11 -11a। अब नीचे तो कुछ नहीं रह गया, = -22, माइनस से माइनस 11 से 22 2, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 2। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। और a की वैल्यू जब 2 आई तो b की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 2 यहाँ पे रखिए, तो 3 दूना 6 ही हो गया, माइनस का 6 -6 उधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 2 आ गई है, a की वैल्यू 2 आ गई है। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पे हमने रखा क्या, a की वैल्यू 2, 3 दूना 6, ठीक, तो -6 उधर चला जाएगा, तो +6 हो जाएगा। 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी 3। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, करके दिखा दें, स्पेस तो कहीं है नहीं। चलिए यहीं पर देख लीजिए, b -3a -3 मीन्स 3 × 2 = -3, ये तो है यहाँ पर। तो b -6 = -3, तो b = कितना हो गया, -6 तो चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। b की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आई थी
b की वैल्यू आ गई 3। यानी ऐड क्या करना है आपको, हमने ऐड क्या किया था ax प्लस b, यानी 2x प्लस 3। क्या ऐड करना है आपको, 2x प्लस 3। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर देखिएगा आंसर क्या है, ऐड क्या ऐड करना है, ऐड 2x प्लस 3, यही आपका आंसर है। ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान समझ लीजिएगा। देखिए बताने में इतना टाइम लगता है, इतना समय लगता है, इतना स्पेस लगता है, लेकिन ना जब आप करने बैठेंगे तो आपको ना इतना टाइम लगेगा ना इतना स्पेस लगेगा। और जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप तो एकदम माहिर हो जाएंगे, आप जल्द से जल्द इसका आंसर ले आ पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। कोई क्वेश्चंस अगर ना समझ में आया तो आप हमको बता दीजिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो भी आप बताइएगा हमको ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा, पूरा फैक्टर थ्योरम हमने आपके लिए एकदम से ख़त्म कर दिया, चाहे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पूरा फैक्टर थ्योरम मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपका काम है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम मोटिवेट हो और बच्चे, गरीब बच्चे और ज़रूरतमंद बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।